बच्चों इस वीडियो में जैसा आप लोगों ने बोला था, मैंने लाइव क्लास भी ली थी, उसके बाद मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ, कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद सम फिक्स्ड सरफेस। हालांकि इसमें कोलिजन का यूज़ आ रहा है और कोलिजन हम आगे पढ़ेंगे, पर एक जनरल उसका मतलब समझा दूंगा मैं आपको इसमें। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि इसके अंदर मान लो एक सरफेस है, ये है ना, हॉरिजॉन्टल, और इस पे एक बॉल आकर के हिट करती है यू वेलोसिटी से। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे हिट करती है। तो यू के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ये हो गया यू साइन थीटा और एक ये यू कॉस थीटा। याद रखना है कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। किसके परपेंडिकुलर है? फ्लोर के परपेंडिकुलर है। फ्लोर या वो सरफेस जिस पे टक्कर हो रही है उसके परपेंडिकुलर है, और ये कंपोनेंट उसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये बेटा याद रखना है अपने को। तो ये यू वेलोसिटी से आ रही है बॉल, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा, पैरेलल हो गया यू साइन थीटा। अब बेटा एक कोलिजन में कांस्टेंट होता है ई, जिसकी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है, और जनरली इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है ना। कुछ स्पेशल केसेस में 1 से बड़ी भी होती है, पर अभी उसकी बात नहीं कर रहे। जनरली इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो आपको ये याद रखना है सिर्फ अभी कि जो कंपोनेंट वेलोसिटी का सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी यू कॉस थीटा, वो कोलिजन के बाद डायरेक्शन में भी रिवर्स हो जाएगा और ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोलिजन के बाद यू कॉस थीटा डायरेक्शन में भी नीचे, पहले नीचे था अब ऊपर हो गया, और ई से मल्टीप्लाई हो गया, पर यू साइन थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू साइन थीटा विल रिमेन सेम, तो डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। तो यू साइन थीटा जैसे आगे था वो आगे ही है, सेम। ये आपको याद रखना है। इस हिसाब से बेटा अब अगर हम किस टाइप के न्यूमेरिकल एंगल्स पे हैं, तो केस 1 ये है कि कोलिजन ग्राउंड से हो रहा है और ई जो है 1 से छोटा है, ई इज लेस देन 1। तो आप इमेजिन करो कि मान लो आपने पहले u से फेंका अल्फा एंगल पे, तो y कंपोनेंट है u साइन अल्फा, x कंपोनेंट है u कॉस अल्फा। तो जब टक्कर होगी तब नीचे जाते हुए कंपोनेंट कितना होगा? u साइन अल्फा, और पैरेलल कितना होगा? u कॉस अल्फा। तो बेटा टक्कर होते ही जो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ये डायरेक्शन में पहले नीचे था अब ऊपर हो जाएगा और e से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ई 1 से छोटा नंबर है। तो इसका मतलब ये y वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कम हो गया, तो हाइट भी रिड्यूस हो जाएगी, रेंज भी रिड्यूस हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही y कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। पर x कंपोनेंट क्योंकि ग्राउंड के पैरेलल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगली टक्कर होगी, सेकंड कोलिजन, इसमें y वाला कंपोनेंट e से और एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई स्क्वायर हो जाएगा, तो और छोटा हो जाएगा, हाइट और छोटी हो जाएगी, रेंज और छोटी हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट और छोटा हो जाएगा। तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक चलता ही रहेगा, क्योंकि नेग्लिजिबली स्मॉल हाइट्स होती रहेंगी। तो इसमें न्यूमेरिकल क्या आएगा वो बताते हैं अपन। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि nth कोलिजन के बाद हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो। तो सबसे पहले जब पहला कोलिजन नहीं हुआ, उससे पहले इस रीजन में, तो यहाँ पे जो h0 है वो कितना होता है? फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला आपको पता है कि h0 हो जाएगा u y का स्क्वायर बाय 2g, विच मीन्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2uy बाय g,
यानी 2u साइन अल्फा बाय जी। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 2ux uy बाय जी। तो रेंज हो जाएगी 2u cos अल्फा u साइन अल्फा बाय जी, जो हम और अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी होती है। जानते हैं ये तो हम, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले पे। अब पहले कोलिजन के बाद यू वाई ई से मल्टीप्लाई हो गया है और यू एक्स सेम है, तो क्योंकि हाइट यू वाई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो हाइट जो होगी पुरानी हाइट के ई स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। सही है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो यू वाई की लीनियर पावर के प्रोपोर्शनल है और यू वाई ई से मल्टीप्लाई हो गया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पुराने टाइम ऑफ फ्लाइट के ई टाइम्स हो जाएगा। और रेंज भी जो है वो यू वाई के लीनियर पावर के प्रोपोर्शनल है, तो रेंज भी जो है ई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह सेकंड कोलिजन के बाद हाइट है ना, e टू द पावर 4 हो जाएगी h नॉट के। टाइम ऑफ फ्लाइट e स्क्वायर t नॉट हो जाएगा और रेंज हो जाएगा e स्क्वायर r नॉट। सो ऐसे करते हुए आफ्टर nth कोलिजन के बाद हाइट हो जाएगी e टू द पावर 2n h नॉट। चेक करो, n अगर 1 है फर्स्ट कोलिजन के बाद तो हाइट हो रही है e स्क्वायर h नॉट, n अगर 2 है सेकंड कोलिजन के बाद तो हाइट हो रही है e की पावर 4 h नॉट। इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा e की पावर n t नॉट और रेंज हो जाएगी nth कोलिजन के बाद, ये 2 नहीं आएगा, ये nth आएगा, nth कोलिजन के बाद रेंज हो जाएगी e की पावर n r नॉट। तो e अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है तो आप n की वैल्यू सीधा रख के निकाल सकते हो। अब मैं आता हूं केस 2 पे। इस केस में बेटा दीवार से टक्कर होगी और मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका है, यहां से ओरिजिन से, तो ये ऐसे गया और दीवार जो है वो इसके जो हाफ पार्ट है उस फर्स्ट हाफ पार्ट में ही लगी हुई है। यानी दीवार जो है वो कितनी दूर है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x, और x जो है वो रेंज के आधे से भी कम है, r/2 से कम है, तो दीवार इसके फर्स्ट हाफ पार्ट में लगी हुई है। यानी दीवार से जब टकराएगा तो ये असेंड हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। तो मान लो ये वेलोसिटी v थी, अब दीवार नहीं होती तो ये ऐसे जाता और यहाँ गिरता, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होते r, 0 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगर ओरिजिन है तो, और दीवार आपने x दूरी पे लगाई है तो ये दूरी कितनी हो गई r - x। अब बेटा e की वैल्यू है 1। इसका मतलब क्या होगा कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है पैरेलल, वो तो टक्कर के बाद और टक्कर के पहले भी सेम रहेगा, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो टक्कर के पहले v परपेंडिकुलर आगे था और टक्कर के बाद सेम टू सेम v परपेंडिकुलर पीछे हो जाएगा। सेम क्यों? क्योंकि e का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि e 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो बेटा जो ये ट्रेजेक्ट्री, तो रेंज भी सेम रहेगी पीछे की तरफ, तो इसका मतलब ये जो ट्रेजेक्ट्री आगे बन रही थी इसकी मिरर इमेज पीछे बनेगी, क्योंकि अगर ये v से इतनी दूर जाता v परपेंडिकुलर से r - x, तो v परपेंडिकुलर बस डायरेक्शन में तो पलटा है, मैग्नीट्यूड तो वही है, तो उतनी ही दूर जाएगा।
समझ गए आप? तो आपको इसकी मिरर इमेज बनानी है, जो आगे पार्ट है ना दीवार के पीछे, इसकी मिरर इमेज आगे बना दो। तो ये दूरी हो गई r माइनस एक्स, क्योंकि आगे वाली दूरी थी r माइनस एक्स। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से दूरी कितनी आई? ये दूरी होगी r माइनस एक्स, तो r माइनस 2x। ये आपको निकालना होगा कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर गिरेगा। समझ गए? अच्छा, अगर सेकंड केस कि दीवार जो है वो जस्ट ट्रेजेक्ट्री के मिडिल पॉइंट पे है, x बराबर r/2 पे, तो इस पॉइंट पे जो सारी वेलोसिटी है वो दीवार के परपेंडिकुलर ही होगी। और क्योंकि E1 है, E जो है हमारा वो 1 है, हमने बात करी थी कि E इज 1, तो जो V परपेंडिकुलर है वो डायरेक्शन पलट देगा। तो इसका मतलब अगर ये पूरा जाता बिना दीवार से टकराए तो इस तरीके से जाता। ठीक है, और क्योंकि दीवार है तो आगे जाएगा नहीं, तो दीवार इसकी वेलोसिटी को रिवर्स कर देगी और अपने ही सेम पाथ पे वापस आके वहीं गिरेगा जहाँ से प्रोजेक्ट किया था। क्योंकि अगर आगे वाले पार्ट की मिरर इमेज बनाओगे पीछे तो वो यही बनेगी सेम। ठीक है, अब आते हैं अपन आगे वाले पोर्शन पे। इसमें बेटा हमने दीवार को सेकंड हाफ में लगाया। जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से दीवार की दूरी है x, वो r/2 से बड़ी है, तो वो डिसेंड करता हुआ टकराएगा। तो अगर दीवार नहीं होती तो ये ऐसे जाता, तो ये दूरी कितनी होती है? ये दूरी होती है r माइनस एक्स। ये r है, ये x है, तो ये दूरी r माइनस एक्स। तो इसकी ही मिरर इमेज पीछे बना दो, है ना? वही अभी मैंने कंसेप्ट बताया, क्योंकि E कितना है आपका 1, तो E अगर 1 है तो ये r माइनस एक्स है, तो ये भी r माइनस एक्स। पर इस पॉइंट की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से दूरी कितनी होगी? तो ये दूरी O से यहाँ तक की दूरी है x, ठीक है, और ये दूरी r माइनस एक्स, तो ये दूरी होगी x माइनस r माइनस एक्स, विच इज 2r माइनस एक्स। ठीक है, और आपके मन में आ भी रहा होगा कि सर अगर E1 नहीं होता तो E1 नहीं होता तो ये मिरर इमेज नहीं बनती। E1 नहीं होता तो ये रेंज इक्वल नहीं होती आगे की और पीछे की। E1 नहीं होता तो हमें निकालना पड़ता कि रेंज कितनी है पीछे, तो उसके हिसाब से करेंगे, उसके ऊपर वीडियो मैं लेके आऊँगा आगे। ये था बेटा कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद सम फिक्स्ड सरफेसेस। थैंक यू।